हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सुनील कुमारी और आज हमारी चर्चा का विषय है मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया। मनी ए वेरी इंपॉर्टेंट इशू, नॉट ओनली फॉर एवरीवन बट फॉर ए नेशन एज वेल। सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरे अर्थव्यवस्था के लिए इम्पोर्टेंट इशू है। मनी रिप्रेजेंट्स द परचेजिंग पावर, यानी कि क्रय शक्ति। जितनी अधिक मनी या परचेजिंग पावर हमारे हाथ में होती है, हम उतनी ही ज्यादा वस्तुओं की डिमांड करते हैं और डिमांड बढ़ती है तो प्राइसेस बढ़ते हैं। और अगर लगातार प्राइसेस बढ़ते रहे तो धीरे धीरे हमारी फॉरेन एक्सचेंज रेट यानी कि इंडियन रुपी की वैल्यू फॉरेन करेंसी यानी कि डॉलर वगैरह की तुलना में कम होना शुरू हो जाती है, जो कि किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए गुड इंडिकेटर नहीं है। अगर इसके दूसरे एस्पेक्ट को लें, अगर यही मनी की अवेलेबिलिटी हमारे हाथ में कम हो जाए यानी कि मनी सप्लाई कम कर दी जाए तो इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो जाती है, यानी कि आर्थिक विकास की दर रुक जाती है, कम हो जाती है। और ये भी एक अच्छा साइन नहीं है। इसीलिए एक ऐसे मैकेनिज्म या पॉलिसी की जरूरत महसूस हुई जो मनी की सप्लाई को बैलेंस कर सके, यानी कि ना तो वो एक्सेस में हो और ना कम हो। सो मॉनेटरी पॉलिसी एज नाम से ही क्लियर है। मॉनेटरी मीन्स रिलेटेड टू मनी, पॉलिसी मीन्स गाइडलाइंस, यानी कि कुछ दिशा निर्देश यानी कि गाइडलाइंस तय की जाए जो हमारी मनी सप्लाई को प्रॉपरली सुपरवाइज, कंट्रोल या रेगुलेट करें। दैट्स द मॉनेटरी पॉलिसी। अब हम बात करते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ आवर मॉनेटरी पॉलिसी। हमारी मॉनेटरी पॉलिसी की फीचर्स क्या क्या हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेज, हु फ्रेम्स द पॉलिसी। पॉलिसी को बनाता कौन है। कहता जो मनी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट की इशू है और जो जितनी भी मनी से रिलेटेड की इश्यूज होते हैं वो हर देश के अंदर सेंट्रल बैंक ही करते हैं। और हमारे देश का सेंट्रल बैंक कौन सा है, आरबीआई। इसीलिए इस मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने या इशू करने का भी कार्य किसको सौंपा गया, आरबीआई को। सो आरबीआई फ्रेम्स एज वेल एज इश्यूज द मॉनेटरी पॉलिसी। अब कितने पीरियड के लिए बनाई जाती है, कहता है 1 साल के लिए बनती है। हर 1 साल के बाद नई मॉनेटरी पॉलिसी या स्टेटमेंट आती है। अब कहता है कि क्या वो 1 साल के बाद ही उसमें चेंजेस होते हैं। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये ड्यूरिंग द ईयर भी उस पर नजर रखी जाती है, पूरी मनी की सप्लाई पर। और अगर हमें कहीं भी लगता है कि जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो चेंज हो रही हैं और वो जो हमारी अर्थव्यवस्था को अफेक्ट कर सकती हैं, तो हम बीच में भी उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। इसीलिए मॉनेटरी पॉलिसी में ये प्रोविजन रखा गया कि हर 2 महीने बाद पॉलिसी का रिव्यू किया जाएगा और कहीं भी स्पेस दिखता है उसमें चेंजेस इनकॉर्पोरेट करने का तो वो किए जाएंगे। नेक्स्ट आता है कि हमारा मेन पर्पस क्या है मॉनेटरी पॉलिसी को फ्रेम करने का। वो क्या है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना है, कि नहीं कि ज्यादा से ज्यादा आर्थिक विकास हो। और वो भी किसके साथ, कि विद द प्राइस एंड एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, यानी कि हमारे प्राइसेस नहीं बढ़ने चाहिए। और दूसरा क्या है कि हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो भी स्टेबल रहनी चाहिए। इसकी कुछ रेंज फिक्स कर दी जाती है। एग्जैक्ट तो स्टेबल नहीं किया जा सकता, लेकिन वो रेंज फिक्स कर देते हैं कि भाई इस रेंज के अंदर ये रेट रहनी चाहिए। अब कहता है ये सब होगा कैसे। कहता है इसके लिए सबसे बड़ा जरिया है कि मनी की सप्लाई को ही कंट्रोल किया जाए। और मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने का सबसे बड़ा जो सबसे बड़ी चीज है हमारे पास वो क्या है, कॉस्ट ऑफ मनी और रेट ऑफ इंटरेस्ट टूल है हमारे पास। कहता है कॉस्ट ऑफ मनी को ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कहा जाता है। यानी कि ये ऑब्वियस सी बात है कि जब हमें मार्केट के अंदर लोन सस्ता अवेलेबल होता है, यानी कम इंटरेस्ट रेट पर अवेलेबल होता है, तो हम ज्यादा बोरो करते हैं। और अगर हमें महंगे रेट पर मिलता है तो हम कम बोरो करते हैं। यानी कि मनी की सप्लाई ज्यादा होती है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होती है, और मनी की सप्लाई कम होती है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है, ज्यादा होती है। नेक्स्ट आता है व्हाट आर दी, यानी कि जो हमारा आरबीआई है वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज करता है मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है या मेयर है सीआरआर। सीआरआर मींस कैश रिजर्व रेशियो। अब जो हमारा आरबीआई है उसने ये कंडीशन लगा रखी है कि जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनको अपनी नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। डिमांड मीन्स जो डिमांड पर मांगने पर पेएबल होती हैं, जैसे करंट अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट के डिपॉजिट्स हैं। और टाइम लाइबिलिटीज होती हैं जैसे जो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद पेएबल होती हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट्स हैं। कहता है ये जो नेट टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज होती हैं इसका एक सर्टेन परसेंटेज उनको अपने
रिजर्व बैंक के पास जो आरबीआई है उसके पास रिजर्व के रूप में रखना होता है, उसी को हम सीआरआर कहते हैं। और प्रेजेंटली ये रेट कितने परसेंट है? 3%। यानी कि अगर 100 रुपए की नेट लाइबिलिटीज डिपॉजिट्स होती हैं, टोटल डिपॉजिट डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट्स अगर 100 रुपीज की होती है तो उसमें 3 रुपए आरबीआई के पास रखने पड़ते हैं। बाकी के 97 रुपीज जो हैं वो बैंक यूज कर सकता है लैंड करने के लिए। अब देखिएगा ये रेट जितनी ज्यादा होगी उतना ही जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके पास कम अमाउंट बचेगी भी लैंड करने के लिए, और लैंड कम होगा तो फिर हमारी इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था के अंदर मनी की सप्लाई भी कम होगी। तो ये मनी की सप्लाई को कंट्रोल करता है जितना भी ये ज्यादा होती है। नेक्स्ट है एसएलआर, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। बैंक जो आरबीआई है उसने एक और कंडीशन लगा रखी है कि जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनको अपनी उसी यानी कि नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज का सर्टेन परसेंटेज, दैट इज 18%, उनको स्पेसिफिक सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है। स्पेसिफिक मीन्स वो मेंशन कर रखी है आरबीआई ने, आपको इन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है। अगर वो जो सिक्योरिटीज होती हैं वो इजीली कैश में कन्वर्टेबल होती हैं, वो इस पर्पज से कराया जाता है ताकि अगर कोई आपको कैश की रिक्वायरमेंट अराइज हो जाती है इमरजेंसी में, ठीक है, तो उस नेसेसिटी को मीट आउट करने के लिए उनको बेचकर, उन सिक्योरिटीज को सेल आउट करके हम उन कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको और अपनी कैश की रिक्वायरमेंट्स को मीट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रेपो रेट। रेपो रेट जैसे हम बैंक से बोरो कर सकते हैं, उसी तरह बैंक्स भी, यानी कि जो शेड्यूल्ड या कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो आरबीआई से भी बोरो कर सकते हैं। तो वो जिस रेट पर आरबीआई जो शेड्यूल्ड या कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनको लैंड करता है तो उस रेट को कौन सा रेट कहा जाता है? रेपो रेट कहा जाता है। और ये कितने परसेंट है? 4.4% है। ये शॉर्ट टर्म रेट होती है। नेक्स्ट आता है रिवर्स रेपो रेट। इसका बिल्कुल रिवर्स होता है, यानी कि जिस तरह से हम जिस तरह से बैंक्स आरबीआई से बोरो कर सकते हैं उसी तरह आरबीआई भी बैंक से बोरो कर सकता है, यानी कि उनको ऑफर दे सकता है कि वो अपनी कहां पर डिपॉजिट करा सकते हैं? आरबीआई के पास जमा करा सकते हैं। नेक्स्ट इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अगर हमें इमरजेंसी यानी कि ओवरनाइट कैश की रिक्वायरमेंट होती है तो यानी कि बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए इमीडिएट रिक्वायरमेंट को मीट आउट करने के लिए बैंक्स आरबीआई को अप्रोच कर सकते हैं और वो जिस रेट पर हमें फाइनेंस करता है या कैश अवेलेबल कराता है तो उस रेट को हम कौन सी रेट कहते हैं? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। और ये और बैंक रेट ऑलमोस्ट सेम होती हैं। देख लीजिएगा इसमें 4.65% है, बैंक रेट भी 4.65% है। बैंक रेट क्या है कि जो आरबीआई है वो अपने कमर्शियल बैंक्स को लैंड करता है किस कौन से टर्म के लिए? लॉन्ग टर्म के लिए। और वो भी रेट कितनी रहती है इनकी? 4.65%, यानी कि एक स्टेबल सी रेट होती है ये। नेक्स्ट आता है, ये सब टूल्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके माध्यम से आरबीआई अपनी मनी सप्लाई को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ये रेट्स यानी कि बैंक रेट है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, रेपो रेट है, एसएलआर है और सीआरआर है। ये रेट्स जितनी अधिक होंगी उतनी ही मनी सप्लाई कम होगा अर्थव्यवस्था के अंदर। जैसा कि मैंने बिगिनिंग में ही आपको बताया था कि हर 2 महीने बाद हम अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू करते हैं, यानी कि आरबीआई उसका रिव्यू करता है, कमेटी होती है। इसीलिए 27 मार्च 2020 को हमारी जो प्रेजेंट मॉनेटरी पॉलिसी है 2019-20 उसका रिव्यू किया गया और उस रिव्यू में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं किए गए, कुछ चेंजेस किए गए हैं। देख लेते हैं। सीआरआर वही 3% है, एसएलआर 18% है, नो चेंज। रेपो रेट में नो चेंज। रिवर्स रेपो रेट को चेंज किया है क्योंकि ये पहले 3.65% थी, अब 4% हो गई है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट सेम है, बैंक रेट भी सेम है और सीपीआई इन्फ्लेशन टारगेट रखा गया है 4% का। यानी कि जैसा आप बताया था कि मॉनेटरी पॉलिसी का एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि प्राइस की स्टेबिलिटी, अब यानी कि महंगाई को कंट्रोल में रखना। अब वो उसका टारगेट तो कुछ रखेंगे ना कि भाई इतना टारगेट रखा है, इस टारगेट को हमने अचीव करना है। तो सीपीआई स्टैंड्स फॉर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से महंगाई दर को लिया जाता है। तो उसका टारगेट कितना, मीडियम टर्म के लिए कितना टारगेट रखा? 4% का। और इसके लिए रेंज फिक्स की गई, क्योंकि टारगेट को जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट, क्योंकि ये तो प्लान है और एक्चुअल में
उतना ही हमारा महंगाई दर रहे, ये कोई जरूरी नहीं है। इसीलिए एक रेंज फिक्स कर देते हैं कि भाई इससे 2% ज्यादा या कम हो सकता है। नेक्स्ट है रियल जीडीपी ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट तो मेन एम है किसका, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी का, तो इसमें इसके भी टारगेट फिक्स किए जाते हैं। तो ये बताया इन्होंने, इनका रिव्यू किया गया और उसमें पता चला कि जो हमारा ये क्वार्टर रनिंग है यानी कि क्वार्टर 4 है, उसमें हमारा 4.7% रहा है रियल जीडीपी ग्रोथ रेट। और जो हमारी पूरी एनुअल पॉलिसी का यानी कि ये मॉनेटरी पॉलिसी है, उसकी एनुअल ग्रोथ रेट कितनी एक्सपेक्ट की थी, 5% एक्सपेक्ट की थी। नेक्स्ट इज आ जाता है कि व्हाट आर दी अदर ऑब्जेक्टिव्स या लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया, यानी कि हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है जो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो तो बिगिनिंग में ही मैंने बता दिया था कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना है, प्राइस को स्टेबल रखना है, फॉरेन एक्सचेंज रेट को स्टेबल रखना है। फिर भी देख लेते हैं, कोई टेक्निकल इश्यू नहीं है, कॉमन सेंस की बातें हैं। फर्स्ट वन इज ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट इज रेगुलेशन, सुपरविजन एंड ऑल्सो डेवलपमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यानी कि वित्तीय स्थिरता को रेगुलेट, मेंटेन और मॉनिटर करना भी मॉनेटरी पॉलिसी का फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव है। प्रमोटिंग प्रायोरिटी सेक्टर, प्रायोरिटी सेक्टर क्या होता है, जो हमारा की सेक्टर होता है। की मीन्स हम एक कुछ एरियाज या कुछ सेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि भाई ये हमारे की बहुत ही अहम है, जिनको सबसे पहले डेवलप किया जाना चाहिए। इसीलिए उन पर उनको प्रेफरेंस दी जाती है कि लैंडिंग में या अदर फाइनेंशियल सर्विसेज में। तो उन प्रायोरिटी एरियाज को प्रमोट करना भी किसका पर्पज है, मॉनेटरी पॉलिसी का, क्योंकि वो हमारे की एरियाज हैं जो डेवलपमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट इज जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कहता है जितनी ज्यादा मनी की सप्लाई होती है उसी के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, क्योंकि मनी की सप्लाई ज्यादा होगी तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होंगी, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होंगी तो इंडस्ट्रीज ज्यादा सेटअप होंगी, तो एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा जनरेट होगी। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल स्टेबिलिटी, कहता है इंटरनल ही नहीं एक्सटर्नल स्टेबिलिटी, फॉर एन एग्जाम्पल फॉरेन एक्सचेंज रेट, इसको स्टेबल रखना भी किसका पर्पज है, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी का पर्पज है। एनकरेजिंग सेविंग्स एज वेल एज द इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि सेविंग्स को भी एनकरेज करना कि भी ज्यादा से ज्यादा लोग बचत करें, और जब सेविंग्स ज्यादा होती है तो इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होती है। ये हमारे इकोनॉमिक्स का एक कह लीजिएगा थ्योरी है। तो इन दोनों को प्रमोट करना या एनकरेज करना भी मॉनेटरी पॉलिसी का पर्पज है। सो वो सारे इसमें मेयर्स लिए जाते हैं ताकि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट बढ़े। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, यानी कि जो अमीर और गरीब के बीच जो डिफरेंस है यानी कि खाई है उसको कम से कम करना, यानी कि उसको रोकना है। यानी कि इस तरह से मनी का सप्लाई करना है ताकि जो फ्यू पीपल हैं, जो रिच पर्सन्स हैं, उनके पास ज्यादा इकोनॉमिक पावर या मनी कंसंट्रेट ना हो। जो मार्जिनलाइज्ड सेक्टर है यानी कि जो बिल्कुल ऐसे सेक्टर हैं या जो लोग हैं जो बहुत ही गरीबी रेखा से नीचे हैं, या जहां तक फाइनेंशियल सर्विसेज या और जो फैसिलिटीज हैं वो उनका रीच नहीं है, तो वहां तक वो सब मनी का सप्लाई करना, सर्विसेज अवेलेबल कराना, ये सब किसका पार्ट है, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है, ताकि इनकम को इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ आगे बढ़ा जा सके। रेगुलेशन ऑफ एनबीएफआईज, कहता है बैंकिंग सेक्टर को तो रेगुलेट करते ही करते हैं, लेकिन जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एनबीएफआईज हैं, उनको भी रेगुलेट करना किसका पर्पज है, मॉनेटरी पॉलिसी का। क्योंकि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, वो बैंकिंग कंपनीज नहीं है लेकिन नॉन बैंकिंग है, लेकिन कौन से सेक्टर में इंगेज है, फाइनेंशियल सेक्टर में, यानी कि वो भी किसको अफेक्ट कर रही है, मनी सप्लाई को। इसीलिए उनको गवर्न करना भी किसका पर्पज है, मॉनेटरी पॉलिसी का है। ये थी हमारी मॉनेटरी पॉलिसी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिस्कल पॉलिसी और व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।